Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, as I promised you, ईयरली में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा और ये जर्नी अभी तक 2021 तक पहुंची है। आज के इस वीडियो में आई विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड which asked in engineering services prelim examination in 2022. So student, without wasting time, we start discussing the questions which asked in this year. First question: at the baseball game, Henry was sitting in seat 253. Marla was sitting to the right of Henry in seat 254. In the seat to the left of Henry was George. Inez was sitting to the left of George. Which seat is Inez sitting in? It is very simple question, students. Basic. अगर आपको क्लियर है, कुछ पढ़ने की भी इसमें कोई जरूरत नहीं थी. At the baseball game, Henry was sitting in a seat 53. Henry किस सीट पे है? 253. Correct. Marla was sitting to the right of Henry. Henry के जस्ट राइट में मार्ला है, मतलब ये 254 पे है. 254. Marla was sitting to the right of Henry in seat 254. In the seat to the left of Henry was George. यहां पे जॉर्ज मतलब 252 पे. इनिस वॉज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जॉर्ज. इसके भी लेफ्ट में इनिस है. Which seat is Inez sitting? It's too simple, student. 251. Option A is right. करेक्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन रहा. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 years at 8% when the interest is compounded annually is ₹16. ठीक है. If the interest were compounded half yearly, the difference in two interest would be nearly. पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट? सम निकालना पड़ेगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट. We know that difference between compound interest and simple interest for 2 years सेम सिंपल इंटरेस्ट और उसी इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें 2 साल के लिए, मतलब 2 years के लिए उसका डिफरेंस निकालें, तो ये आता है PR/100 होल स्क्वायर. ये डिफरेंस स्टूडेंट्स दिया गया है कितना? PR/100 होल स्क्वायर इक्वल टू 16. दिस इंप्लाइज दैट P इक्वल टू, it is so simple, 16 into 100 into 100 divided by R square means 8 into 8. आई बात समझ में? यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट. ये कैंसिल हो जाएगा. 8 2 जा 16. इसके बाद यहां से हो गया 200, ये 20,000 हो गया डिवाइडेड बाई 8. 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 2500. प्रिंसिपल कितना है? 2500. अब कह रहा है स्टूडेंट्स
if the interest were compounded half yearly, the difference in two interest would be nearly. सिंपल इंटरेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर ड्यूरेशन का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेम होता है, चाहे आप एक बार में एनुअली निकाल लो, आई बात समझ में, चाहे आप सेमी एनुअल मतलब 6 मंथ का निकालो, नेक्स्ट 6 मंथ का, यहां पे कन्वर्जन पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईयरली जो इंटरेस्ट रेट अगर एनुअल दिया है तो अकॉर्डिंगली 6 मंथ का निकाल के करो या एनुअली ही कर दो। मतलब SI फॉर 2 years, SI फॉर 2 years इक्वल टू PRT बाई 100 इक्वल टू 2500 इंटू R 8 है, T हो गया 2 डिवाइडेड बाई 100, 0000 गॉन कैंसल्ड, 50 इंटू 8 400 आ गया। आई बात समझ में। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में खेला हो जाएगा, कैसे? CI फॉर 2 years, CI फॉर 2 years इक्वल टू CI for 2 years, P that is 2500 into, अब सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट लगेगा, पूरे एनुअल का इंटरेस्ट रेट जो है, पूरे ईयर का इंटरेस्ट रेट जो है 8% है, तो 6 मंथ का 4% हो जाएगा, 1 प्लस 4/100 होल पावर। 1 ईयर में 2 कन्वर्जन, तो 2 years में 4 कन्वर्जन हो जाएगा। दिस इक्वल टू 2500 इंटू 1.04 होल पावर 4, ये आ जाएगा। आई बात समझ में। इसको आपको कैलकुलेट करना था, वहां कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं, 104 इंटू 104 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाएगा उसी को फिर से उसी में मल्टीप्लाई कर लो तो पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगी। आई बात समझ में। इंटू 2500 that is equal to, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है मुझे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस भी करना पड़ेगा, इसमें से -2500 -2500, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये आ जाएगा स्टूडेंट 424.6464, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 424.6464 माइनस 400, 6464 24.64, आंसर इज बी। अच्छा क्वेश्चन था, आई बात समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट से ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपको कन्वर्जन पीरियड का नॉलेज है कि नहीं, कंपाउंडिंग किस तरीके से होती है ये आपको मालूम है कि नहीं। A library has 2 books, each having 3 copies, and 3 other books, each having 2 copies. In how many ways can all these books be arranged in a shelf so that copies of the same book are not separated? स्टूडेंट्स, यहां पे अ लाइब्रेरी हैज 2 बुक्स, 2 बुक हैं लाइब्रेरी में, ईच हैविंग 3 कॉपीज। बुक नंबर 1, इसकी कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, ये बुक 1 है, इसकी 3 कॉपीज है, बुक नंबर 1। बुक नंबर 2, कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, 2 बुक हैं जिनकी सेम कॉपी होंगी, सिमिलर ऑब्जेक्ट यहां माना जाएगा। जो बुक नंबर 1 की ये 3 कॉपीज हैं उनको सिमिलर ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता, एंड 3 अदर बुक्स, और भी 3 बुक्स हैं, बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, बुक नंबर 5।
ईच हैविंग टू कॉपीज, टू कॉपीज है इनकी। अब क्या क्वेश्चन है ये देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल दीज बुक्स अरेंज्ड इन अ सेल्फ सो दैट कॉपीज ऑफ द सेम बुक आर नॉट सेपरेटेड। इसका मतलब इसको स्टूडेंट ऐसा करते हैं, एक धागा लेते हैं, ठीक है, या एक थ्रेड लेते हैं, थ्रेड से ऐसे इसको बाइंड कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन लोग कभी सेपरेट नहीं हो सकते। दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, फिफ्थ ऑब्जेक्ट। अब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। कितना होगा? 5 चौको 20 के 60 दूना 120। ऑप्शन सी इज राइट। Which option is right, students? Option C is right. Now, students, come to the next question. 21 mango trees, 42 apple trees, 56 orange trees have to be planted in rows. ठीक है? Such that each row contains the same number of trees of one variety only. Minimum number of rows in which the above trees may be planted. स्टूडेंट्स देखिए क्लू यहां से क्या कह रहा है। आपके पास मैंगो ट्री है, आपके पास एप्पल ट्री है, आपके पास ऑरेंज ट्री है। एक रो जो भी होगी वो सेम प्लांट की रो होगी, मतलब एक ही रो में दो डिफरेंट प्लांट्स नहीं आ सकते हैं, और हर रो में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे। मतलब मेरे पास एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर चाहिए जो 21 को भी डिवाइड कर दे, 42 को भी डिवाइड कर दे और 56 को भी डिवाइड कर दे। वही नंबर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो होगा। नंबर ऑफ प्लांट्स in each row equal to HCF of 21, 42, 56। एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो सबको डिवाइड कर दे। आई बात समझ में? और वो हाईएस्ट हो, उससे बड़ा कोई फैक्टर ना हो। बहुत सारे मेथड्स हैं, 21, 42, 56। एक ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जो सबको डिवाइड करता हो। तो 3 से तो सब डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं डिविजिबल है, 7 से 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 7 8 जा। अब मेरे पास कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर दे, मतलब इनका एचसीएफ जो आ गया 7 हो गया। 7 7 7 प्लांट्स रखिए, जो भी रो आएंगी सब में इक्वल नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, ठीक है, और दूसरा सिमिलर तरीके के प्लांट होंगे। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल number of rows equal to 21 divided by 7। मैंगो रो कितनी हो जाएंगी? 27 बाई 7 प्लस एप्पल रो कितने हो जाएंगी? 42 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 7। ऑरेंज, ऑरेंज नंबर ऑफ रोज फॉर ऑरेंज, नंबर ऑफ रोज फॉर एप्पल, नंबर ऑफ ऑरेंज फॉर मैंगो। सबका हो गया 3 6 8। 17 is the right answer. Option D is correct. आई बात समझ में? तो ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। A general wishes to draw up his 36,562 soldiers in the form of solid square.
मतलब उनके जो सोल्जर्स हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ रो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज करना चाहता है। कोई जनरल है, ठीक है। आफ्टर अरेंजिंग देम ही फाउंड दैट सम ऑफ देम आर लेफ्ट ओवर, कुछ बच गए। हाउ मेनी आर लेफ्ट, मतलब स्टूडेंट्स यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तभी तो कुछ बच रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं एक रो में एक्स सोल्जर्स हैं, एक रो में एक्स सोल्जर्स हैं, एक कॉलम में एक्स सोल्जर्स हैं, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? 36,562। मतलब जो लेफ्ट ओवर होगा y इक्वल टू 36,562 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब एक नंबर ऐसी लेनी है स्टूडेंट्स, एक ऐसी नंबर लेनी है जिसको उसी से उसी में मल्टीप्लाई करूं और 36,562 के बराबर हो जाए, ठीक है, या उससे स्लाइटली कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे लू 180 200 इंटू 200 कर दू तो 40,000 हो रहा है, उससे कम होगा। 190 इंटू 190 करूं तो ये हो गया 190 इंटू 190, मैं हिट एंड ट्रायल से ही कर दे रहा हूं। 36,000 आ रहा है किस पे? 190 इंटू 190 किया तो 36,100 आ गया। आगे लिखते हैं स्टूडेंट 191, तब तक करूंगा जब तक कि ज्यादा ना हो जाए, और ये इंटीजर ये होगा। अच्छी बात ये भी है 191 इंटू 191 36,481 यहां पे आ गया स्टूडेंट्स। एक्स की वैल्यू जो मैंने हिट एंड ट्रायल से लिया यहां पे आया 191 इंटू 191, तो थोड़ा सा कम रहा 36,100, लेकिन जब मैंने 191 इंटू 191 लिया तो ये वैल्यू आ गई 36,481। आई बात समझ में? अब जरा देखो अगर मैंने 192 इंटू 192 ले लिया तो ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेना है। आई बात समझ में? एक सॉलिड स्क्वायर में 191 सोल्जर्स की रो, हर रो में 191 191 191 191, ऐसे ही कॉलम्स भी 191 बनाने हैं। टोटल सोल्जर्स कितने हो जाएंगे सॉलिड स्क्वायर में? 36,481, ठीक है। तो y इक्वल टू 36,562 माइनस 191 इंटू 191, दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट ये जो बच जाएगा मेरे पास 36,562 माइनस 36,481, 81 सोल्जर्स रिमेनिंग बच जाएंगे। इस क्वेश्चन को आप स्क्वायर रूट भी निकाल के कर सकते थे। कैसे? 36,562 का स्क्वायर रूट निकाल लो और जो इंटीग्रल पॉइंट होगा वही x की वैल्यू हो जाएगी। आप कहोगे कैसे सर बताइए, मैं बता देता हूं। देखो आपके पास है 36,562, सबसे पहले लेफ्ट राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करिए, पेयर बना दिया, पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर, ठीक। अब एक ऐसी नंबर लीजिए उसको उसी में मल्टीप्लाई करिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला पेयर क्या हो गया 3, तो यहां लिया मैंने 1, यहां भी लिया 1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई किया, कितना आया स्टूडेंट्स 1, यहां भी लिख दीजिए 1, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स 2। अगला पेयर ड्रॉप डाउन करिए 65, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। अब स्टूडेंट्स एक ऐसी नंबर लीजिए, यहां पे ऐसी डिजिट लीजिए, फिर यहां भी लीजिए और इसके बाद मल्टीप्लाई करिए। 265 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 इंटू 8 अगर मैं लेता हूं 28 इंटू 20 इंटू 8 तो 224 होगा, और ज्यादा हो सकता है 29 इंटू 9 261। यस, यहां 9 हो जाएगा, यहां भी 9, तो आ गया 261, यहां भी हम 9 लिख देंगे।
ये आ गया स्टूडेंट्स कितना 4, 9 + 9 18, 3। ये अगला हम पेयर ड्रॉप डाउन करेंगे 62। अब आप एक ऐसी नंबर लीजिए उसको उसी में से मल्टीप्लाई करिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 ही आएगा, क्योंकि अगर 2 ले लोगे तो 600 के आसपास हो जाएगा। तो 381, यहां भी क्या आ गया 1, तो 191 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा। आई बात समझ में? स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x इंटू एक्स, सॉलिड में जब कन्वर्ट करोगे सोल्जर्स जो होंगे, अगर आपने 4 रो लिया तो 4 कॉलम भी लेना पड़ेगा, ऐसे x रो लिया तो x कॉलम भी लेना पड़ेगा, ये आपके सोल्जर्स हो गए। इस तरह से सॉलिड स्क्वायर में आपको अरेंज करना है। आई बात समझ में? हमने तो आपको हिट एंड ट्रायल से ही बता दिया कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आंसर इज ए। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 20 बकेट्स, ठीक है, ईच ऑफ कैपेसिटी 13.5 लीटर्स। हर बकेट की कैपेसिटी क्या है? 13.5 लीटर्स। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट बी 9 लीटर्स, हाउ मेनी बकेट्स विल फिल द सेम टैंक? अच्छा, वेरी सिंपल स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन है हर बकेट की जो कैपेसिटी है 13.5 है, सो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू, टैंक में आप कितना बकेट डालते हो? 20 बकेट्स। एक बकेट की साइज कितना है? 13.5, करेक्ट। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ द ईच बकेट इज 9, हाउ मेनी बकेट्स? मान लेते हैं n बकेट्स, n इंटू n, 9 इंटू n। एक बकेट की साइज कितना है? 9, और कितने बकेट चाहिए? n। 9 इंटू n करूं तो आप किसके बराबर आना चाहिए? 20 इंटू 13.5। सो नंबर ऑफ बकेट्स रिक्वायर्ड नाउ 20 इंटू 13.5 होल डिवाइडेड बाई 9। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा? 9 वन जा 9, 5, 30 बकेट्स। हाउ मेनी बकेट्स आर रिक्वायर्ड नाउ? 9 लीटर की 30 बकेट। आई बात समझ में? ये चाहिए होगा। आंसर इज ऑप्शन ए। बकेट की साइज आपने 9 लीटर कर दिया तो टोटल 30 बकेट चाहिए। अगर बकेट की साइज 13.5 है तो टोटल 20 बकेट चाहिए टैंक को फुल करने में। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड कन्वीनियंस। He saves 1/3 of the remaining amount after spending on food, ठीक है, and the convenience, if he saves 19,020 every year, पूरे ईयर में 19,020 ईयर्स सेव करता है, ठीक है, what is his monthly income? उसकी मंथली इनकम क्या है? सेविंग है ये 19,200 ईयरली सेविंग। आई बात समझ में? यहां से मैं स्टूडेंट्स देख सकता हूं सेविंग इन 1 ईयर इक्वल टू 19,200। सो सेविंग इन 1 मंथ इक्वल टू 19,200 डिवाइडेड बाई 12, 16,000 रुपए एक महीने में। इफ ही सेव्स 19,200 एवरी ईयर, एक मिनट दे दो, 19,200 डिवाइडेड बाई 12, 1600, 16,000 नहीं, करेक्ट। 1 मंथ की सेविंग कितना है? 1600, करेक्ट। 1 मंथ की इनकम बतानी है, पहले एक्सपेंसेस देखिए। लेट मंथली इनकम
of Rohit equal to ₹100। 100 रुपीज मान लिया मैंने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कह रहा है रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आइटम्स। 100 रुपए में से कितना, 40% मतलब 40 किस पे से, कर दिया फूड पे, एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना बचा 60, उसका 50% माइनस 1/2 ऑफ 60, ठीक है, ऑन क्लोथ्स एंड कन्वीनियंस कितना बचेगा इक्वल टू -70, दैट इज इक्वल टू 30 रुपीज बचा। ही सेव्स 1/3 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा उसका 1/3 सेव करता है मंथली सेविंग। वन थर्ड ऑफ 30 इक्वल टू 10। 100 रुपए अगर उसकी इनकम है तो 10 रुपए सेविंग है। यही बात समझ में स्टूडेंट। 10 रुपीज पे इनकम 100 रुपीज है, तो 10 रुपीज अगर उसकी सेविंग है तो इनकम ₹100 है। 1 रुपए की सेविंग होगी तो उसकी इनकम कितना होगी 100/10। अगर उसकी इनकम 16 सेविंग 1600 है, 1600 पे कितनी इनकम होगी 1600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, एक जीरो कैंसिल हो गया 16,000। बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने मान लिया मंथली इनकम ₹100 है, 40% फूड पे माइनस कर दिया, इसके बाद जो 50% जो बचा उसका 50% मतलब 60% बचा, 60% का हाफ 50% हाफ दैट इज 30, ठीक है। तो टोटल जो एक्सपेंस के बाद अब बचता है वो 30 बचता है। कह रहा है इस 30 का 1/3 वो सेव करता है, मंथली सेविंग उसकी 10 रुपए हो गई। 100 रुपए की इनकम पे 10 रुपए बचता है, तो 1 रुपए की इनकम पे 100/10 सेविंग होगी, इनकम होगी। 10 रुपीज सेविंग है तो इनकम 100 है, 1 रुपए की सेविंग हो तो इनकम 100/10 होगी। अगर 1600 की इनकम हो रही है तो मंथली इनकम उसकी 16,000 है। ऑप्शन बी इज राइट। आगे देखते हैं बच्चे। वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर and one of its diagonals is 12 centimeter. The area of the rhombus is, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स रोम्बस के बारे में, जो भी रोम्बस होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, खास बात ये है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये डायगोनल 12 है, ये वैल्यू 12 है, तो ये आपकी 6 होगी। दूसरा डायगोनल स्टूडेंट्स अगर डी है तो ये D/2 होगा। कितना होगा D/2, करेक्ट। और जो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 होता है। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए D/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड कितना दिया गया है 10, ये कितना है 10 इक्वल टू 10 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स यहां से हो जाएगा D/2
होल स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 6 64 का स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट d बाई 2 इक्वल टू 8, d इक्वल टू 16. कितना हो गया 16. तो एरिया कितना हो जाएगी 1 बाई 2 इंटू, एक तो दिया ही गया था 12, दूसरा भी निकाल लिया हमने 16, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर. आंसर डी इज राइट. Again, I am repeating, area of a rhombus is diagonals, product of diagonals divided by 2. ये होता है, यहां पे एक डायगोनल स्टूडेंट कितना दिया गया है 12, दूसरा निकालना है, एक साइड दी गई है. We know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 degree angle. बस इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें, इसके बाद क्वेश्चन हो गया. Children are in pursuit of a dog whose leash has broken. मतलब बच्चे कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं जिसका गले का पट्टा छूट चुका है. जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग. जेम्स डॉग के जस्ट पीछे है. डॉग इसके जस्ट पीछे. जेम्स, आई बात समझ में? चिल्ड्रेन आर इन परस्यूट ऑफ डॉग हुज लीज हैज ब्रोकन. जेम्स इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग. रूबी इज बिहाइंड जेम्स. रूबी इज बिहाइंड जेम्स. रचेल इज बिहाइंड रूबी. रचेल इज बिहाइंड रूबी. मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग. मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग. मैक्स कुत्ते के आगे है. ठीक है. वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में आ रहा था. ठीक है. मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द अपोजिट डायरेक्शन. एज द चिल्ड्रेन एंड डॉग्स पास. जैसे ही चिल्ड्रेन एंड डॉग पास करते हैं इसको, ठीक है, मैक्स टर्न्स अराउंड एंड ज्वाइंस द परस्यूट. और कुत्ते के पीछे ये भी लग जाता है. ठीक है. ही रन्स इन बिहाइंड रूबी. मैक्स किसके पीछे रन करता है? रूबी के. अच्छा, ये अब हो गया आपका डॉग. ठीक है. ये है आपका जेम्स. ये रूबी. इसके पीछे लग गया कौन? मैक्स. टर्न लेने में थोड़ा टाइम लग गया. ये है रचिल. अब क्या कह रहा है? जेम्स रन्स फास्टर एंड इज अलोंग साइड द डॉग. तेज दौड़ा. जब यहां तक पहुंचे, डॉग है यहां पे. क्या कह रहा है? As the children and dog pass, Max turns around and joins the pursuit. He runs in behind Ruby. James runs faster and is alongside the dog on the left side. किधर आ गया? लेफ्ट साइड. जेम्स बराबर आ गया कुत्ते के. दौड़ा तेज. ठीक है. रूबी runs faster and is alongside the dog on the right. रूबी यहां आ गई. ठीक है. रूबी यहां आ गई. और क्या कहता है स्टूडेंट? Which child is directly behind the dog? जब भैया एक बात बताओ, जेम्स कुत्ते के बराबर पहुंच गया, यहां पहुंच गया, रूबी यहां पहुंच गई, तो डॉग के पीछे कौन है? मैक्स, जिसने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया. सो आंसर इज ऑप्शन डी, मैक्स. करेक्ट. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिए डिडक्शन का. जेसिका हैज 4 चिल्ड्रेन. 2 of the children have blue eyes and 2 of the children have brown eyes. ठीक है. Half of the children are girls. Correct. If the first 3 statements are fact, कह रहा है अगर ये statements fact हैं, which of the following statement must also be fact?
इसमें से कौन और फैक्ट होने चाहिए? एटलीस्ट वन गर्ल हैज ब्लू आइज। क्या कह रहा है? एटलीस्ट वन गर्ल हैज ब्लू आइज। भैया टू ऑफ द चिल्ड्रेन ब्लू आइज, अब उसमें से हो सकता है दोनों बॉयज की ब्लू आइज हो जाए। देखो, बॉय नंबर वन, बॉय नंबर टू, गर्ल्स नंबर वन, गर्ल्स नंबर टू। अब अगर आप ऐसा कह रहे हो कि एटलीस्ट वन गर्ल हैज ब्लू आइज, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर फैक्ट, मैंने मान लिया। मतलब दो चिल्ड्रेन की ब्लू आइज हैं, दो चिल्ड्रेन के ब्राउन आइज हैं, दो चिल्ड्रेन गर्ल्स हैं, दो चिल्ड्रेन बॉयज हैं, ये भी फैक्ट है। हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, ये बोल दिया, ठीक है। जेसिका हैज फोर चिल्ड्रेन, टोटल फोर चिल्ड्रेन है। अब आप ये कह रहे हो कि एटलीस्ट वन गर्ल हैज ब्लू आइज। भैया मैंने कह दिया इसकी ब्लू आइज हो गई, इसकी बॉयज की, तब क्या करोगे? ये देखो, इसकी ब्लू आइज है, इसकी भी ब्लू आइज है, ठीक है। गर्ल्स की ब्राउन आइज हो गई। तो ये जरूरी नहीं है एटलीस्ट वन गर्ल्स हैज ब्लू आइज, फॉल्स। इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ कंक्लूजन, नॉट अ फैक्ट। ये फैक्ट नहीं है, ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हम इसे फैक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक केस ली और फेल करके दिखाया कि ये भी एक केस बन रही है जिसमें एटलीस्ट वन गर्ल की ब्लू आईज नहीं है, ठीक है। टू ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, ये फैक्ट है। दो गर्ल्स हैं तो दो बॉयज ही होंगे जो बचे। कुछ बच्चे यहां पे लॉजिक देते हैं कि सर जेंडर में फीमेल और मेल ही क्यों नहीं, क्यों कंसीडर कर रहे हो? न्यूट्रल जेंडर भी तो हो सकता है। नहीं माय डियर, यहां आप तब तक कंसीडर नहीं करोगे जब तक कि मेंशन ना किया जाए, क्योंकि वो टर्म वेल डिफाइन नहीं है। आई बात समझ में? तो उस केस में फिर हमारा ये भी फैक्ट नहीं होता, लेकिन तब तक जब तक कि मेंशन ना किया जाए। मेंशन तो किया नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इट्स नॉट अ फैक्ट। टू ऑफ द गर्ल्स आर बॉयज, नहीं, फैक्ट। ये भी क्या होगा? फैक्ट होगा। बॉयज हैव ब्राउन आइज, बॉयज, जो जिस लॉजिक से मैंने आपसे कहा, देखो दोनों की ब्लू ब्लू है तो ब्राउन आइज कैसे हम कह ही नहीं सकते, ये भी लॉजिकल नहीं है, मतलब फैक्ट नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट, इसमें से कौन सा करेक्ट हुआ? टू ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, two of the children are boys, no, at least one, no, the boys have brown eyes, two of the children are boys, बस केवल सेकंड करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। मैं रिपीट करता हूं माय डियर, यहां फैक्ट दिया है जेसिका हैज फोर चिल्ड्रेन, 1 2 3 4। टू ऑफ द चिल्ड्रेन है ब्लू आइज, चाहे जो हो सकता है, दो गर्ल्स की ब्लू आइज हो सकती हैं, दो बॉयज की ब्लू आइज हो सकती हैं, दो बॉयज की, एक बॉयज की, एक गर्ल्स की ब्लू आइज हो सकती है। आई बात समझ में? सेम तरीके से ब्राउन आइज भी हो सकती है, एक बॉय एक गर्ल की ब्राउन आइज हो सकती है, या दो बॉयज की ब्राउन आइज हो सकती है, दो गर्ल्स की ब्राउन आइज हो सकती है। इन फैक्ट के बेसिस पे एटलीस्ट वन गर्ल हैज ब्लू आइज, ये फैक्ट नहीं कहा जा सकता, ये केवल पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली द बॉयज हैव ब्राउन आइज, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ना कि कंक्लूजन है, ना कि फैक्ट है। टू बॉयज, टू ऑफ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, यस, दो गर्ल्स हैं तो दो बॉयज होना मस्ट है, क्योंकि यहां कहा गया है हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, सो हाफ ऑफ द बॉयज। आंसर इज ए। Two boys begin together to write out the booklet containing 817 lines. The first boy starts with first line, writing at the rate of 200 lines an hour, and the second boy start with the last line. ठीक है, he writes line 817 and so on backwards, proceeding at the rate of 150 lines. कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, एक बॉय स्टार्टिंग से टाइपिंग करना शुरू करता है लाइन नंबर 1 से, और एक बॉय
लास्ट से टाइप कर, लास्ट वाली लाइन से टाइप करना शुरू करता है, मतलब 817 से। जो इधर वाला है उसकी स्पीड कितनी है, 200 लाइन्स पर आवर। इधर वाले की है स्पीड स्टूडेंट्स 150 लाइन्स पर आवर। आई बात समझ में? कह रहा है एट व्हाट लाइन विल दे मीट, वो कौन सी लाइन होगी जिसपे इन दोनों की मुलाकात होगी। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, अगर मैं कहूं बॉय नंबर 1 एंड बॉय नंबर 2, स्पीड ऑफ बॉय नंबर 1 200 लाइन्स पर आवर, स्पीड ऑफ बॉय नंबर 2 150 लाइन पर आवर। इसका मतलब ये हो गया, जीरो जीरो गॉन कैंसिल, 4/3। अगर टोटल 7 लाइन्स हैं, कितनी लाइन है, 7, जितने टाइम में बॉय नंबर 1 4 लाइन टाइप करता है, उतने टाइम में बॉय नंबर 2 को कितनी लाइन, 3 लाइन। तो इनकी मुलाकात कहां होती है स्टूडेंट, फोर्थ लाइन फर्स्ट से। यही बात समझ में, फोर्थ लाइन फर्स्ट से, उसी को सिमिलर टाइप करेंगे उसके बाद वाली। अच्छा, अगर यहां पे मैं देखूं बॉय नंबर 1 ने टोटल कितनी लाइन टाइप करी, तो मैं 817 लाइंस टोटल हैं, उसको किससे डिवाइड कर दिया, 4+3 से, सम ऑफ रेशियो से डिवाइड कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 4 से। बॉय नंबर 1 देखना चाहता हूं शुरुआत से कितनी लाइन टाइप कर चुका है। एक बात समझ में? तो ये हो गया आपका, इसको डिवाइड करके चेक करो, 817 divided by 7 multiplied by 4, that is equal to 466.85। स्टूडेंट 466 लाइन टाइप कर चुका है और 467th लाइन टाइप कर रहा है स्टार्टिंग से, और लास्ट वाला भी आ रहा होगा, अपनी लाइन पूरा कर चुका होगा, इसी लाइन में एंटर करेगा। तो दोनों एक साथ कौन सी लाइन टाइप कर रहे होंगे, 467th लाइन। ऑप्शन बी इज राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने दोनों की स्पीड देख लिया, एक 200 लाइंस पर आवर टाइप कर रहा है, दूसरा 150 लाइंस पर आवर टाइप कर रहा है। आई बात समझ में? दोनों की स्पीड हमने निकाल ली, 4/3 का रेशियो है, 7 लाइन में 4 लाइन एक टाइप करता है, 3 लाइन दूसरा। तो उसी हिसाब से मैंने 817 लाइन में देख लिया बॉय नंबर 1 कितना टाइप कर चुका है, 466 लाइन टाइप कर चुका है और 466 टाइप कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों की मुलाकात 467 लाइन पे होगी। आंसर इज बी, आंसर इज बी। अगला देखते हैं, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻3t 4 cos 2t माइनस 5 sin 2t। आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्वाइस e⁻3t इंटू 4 cos 2t माइनस 5 sin 2t, क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, 8e⁻3t cos 2t माइनस, यहां क्या लिख सकते हैं, 10 लाप्लास ऑफ 10e⁻3t sin 2t, ऐसा लिखा जा सकता है। इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। 8 टाइम्स ऑफ लाप्लास e⁻3t cos 2t माइनस 10 लाप्लास ऑफ e⁻3t sin 2t। स्टूडेंट्स आपको मालूम है लाप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा अपॉन s² प्लस
ओमेगा स्क्वायर, ये होगा। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें, मतलब इसमें e पावर 80 से मल्टीप्लाई करें तो s की जगह क्या हो जाता है, s माइनस a। बस यही चीज यहां अप्लाई करनी है। और दूसरा, लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा अपॉन, सॉरी ओमेगा नहीं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। बस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करिए तो दिस इक्वल टू 8 इंटू इसका लाप्लास हो गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और s की जगह क्या रख देंगे, s माइनस 3, तो s माइनस 3 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये तो इसका हो गया। माइनस यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट 10 इंटू ओमेगा अपॉन, ओमेगा कितना है, 2 है, 2 अपॉन s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, नीचे तो सेम है, दिस इक्वल टू s माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। न्यूमरेटर डिफरेंट डिफरेंट है बट डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां मैं लिख सकता हूं 8s माइनस 24 माइनस 20, दिस इक्वल टू स्टूडेंट 8s माइनस 44 होल डिवाइडेड बाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6s प्लस 4, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13, एस स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज राइट, 8s माइनस 44 अपॉन s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 13, ऑप्शन डी इज राइट। करेक्ट माय डियर, ये आपका लाप्लास का क्वेश्चन रहा। आगे देखते हैं, अ बैच ऑफ 100 कैपेसिटर्स कंटेन 73 which are within the required tolerance value। 100 कैपेसिटर हैं, उसमें से 73 कैपेसिटर ऐसे हैं जो कि रिक्वायर्ड टॉलरेंस रखते हैं, 17 विच आर बिलो द रिक्वायर्ड टॉलरेंस, 17 ऐसे हैं जिनकी टॉलरेंस पावर बिलो है, एंड द रिमेनिंग आर अबव द रिक्वायर्ड टॉलरेंस वैल्यू, एंड द रिमेनिंग आर अबव द required tolerance value. What is the probability that when randomly selecting a capacitor and then a second capacitor, if both are within the required tolerance values when selecting with replacement, मतलब मैंने एक के बाद एक कैपेसिटर सिलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए कई कैपेसिटर रखे हैं, एक कैपेसिटर निकाला, देखा इसकी टॉलरेंस पावर कितनी है, फिर रख दिया, फिर एक निकाला, फिर देखा इसकी टॉलरेंस पावर कितनी है। पहली बात तो स्टूडेंट, टॉलरेंस पावर अबव है या बिलो है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हर ड्रॉ में सेम होगी क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है। दोस्तों रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, both are within the required tolerance limit, probability of randomly selected capacitor have required tolerance इक्वल टू टोटल, ऐसे कितने कैपेसिटर हैं जो रिक्वायर्ड 73 विच आर विद इन द रिक्वायर्ड टॉलरेंस, 73 डिवाइडेड बाई 100, ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक निकाला उसकी भी यही प्रोबेबिलिटी होगी पहले वाले की, तो मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो इवेंट की बात कर रहा है कि एक कैपेसिटर निकाला फिर दूसरा कैपेसिटर निकाला, दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों क्या हो स्टूडेंट, रिक्वायर्ड टॉलरेंस पावर वाले कैपेसिटर हो, दैट इज इक्वल टू 73/100। एंड अब अगले की प्रोबेबिलिटी यही होगी क्योंकि हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, आई बात समझ में। सो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका आंसर,
73 इंटू 73, या ऐसे कर लो 0.73 इंटू 0.73, 0.5329. आंसर इज बी। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? बी। तो ये आसान क्वेश्चन है। The value of the integrate 0 to 4 root over 16 minus x square। मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां से देखूं तो हमारा फंक्शन y कितना है? 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। फंक्शन क्या है? y इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस कितनी है? 4। मतलब दिस इज अ सर्कल। क्या है ये? सर्कल है जिसकी रेडियस कितना है स्टूडेंट्स? 4,0। ये भी क्या होगा? 0,4। ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक ली गई है? अगर मैं कहूं इसका इंटीग्रेशन निकालिए, इस पूरे सर्कल का एरिया निकालने को आपसे कहा जाए तो कैसे निकालोगे? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन dy dx। dy, y की लिमिट कहां से कहां तक? y इक्वल टू 0 से यहां तक, 0 टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू दिस। ठीक है, 0 टू। और इसका मतलब केवल एक फर्स्ट क्वार्टर में जो सर्कल का एरिया आ रहा है उसी का एरिया आपको कैलकुलेट करना है। ये कौन सा एरिया हो गया? देखिए अब ये इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे किसके बराबर होगा? 0 टू 4 रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 0 dx। तो ये इंटीग्रेशन किसकी वैल्यू दे रहा है? इस पूरे सर्कल की एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सो दिस इक्वल टू पूरे सर्कल की एरिया पाई, आर कितना है? 4 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कितना कर दूं? 4 इक्वल टू 4 पाई। राइट आंसर इज डी। ट्रिकी वे से हमने बहुत आसानी से निकाल लिया। फिर से समझो स्टूडेंट, यहां से मैंने फंक्शन में देखा रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको y माना, y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन दिया गया है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो पता चला ये तो एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल की फर्स्ट क्वार्टर का इंटीग्रेशन कह रहा है, फर्स्ट क्वार्टर का एरिया। तो आप पूरा एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर दो, 4 पाई आ गया। आंसर इज डी। आंसर इज डी। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। फिर से इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 टू 2 3x अपॉन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां सब्सटीट्यूशन कर देते हैं स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी मान लेते हैं। यहां से मिल जाएगा 4x dx इक्वल टू dt। ठीक है, सो x dx इक्वल टू dt बाई 4। सो 3x dx इक्वल टू 3 dt बाई 4। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स लिमिट देखिए, व्हेन x इक्वल टू 0, x equal to 0, this implies that t equal to 1, when x equal to 2, this implies that x की वैल्यू 2 रखिए, 2 into 2 4 into 2 8 plus 1 9, t equal to कितना हो गया? 9 आ गया। सब कुछ रेडी है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इंटीग्रेशन 1 to 9 3x dx 3 by 4 dt, 3 by 4 बाहर लिख देते हैं, dt अपॉन t पावर कितना स्टूडेंट्स? हाफ। करेक्ट।
दिस इक्वल टू 3/4 आउटसाइड में रहने देते हैं, t पावर माइनस हाफ प्लस 1, हाफ आ गया 1 to 9 दिस इक्वल टू, और नीचे भी क्या हो जाएगा हाफ, सो 3/4 इंटू 2/1 इंटू 9 पावर हाफ 3 minus 1, so answer is 3. Final answer is option C. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सो राइट आंसर इज 3. By integration, the area bounded by the three straight lines y equal to 4 minus x, y equal to 3x and 3y equal to x, ये दिया गया है। स्टूडेंट्स जरा देखिए, आप अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यहां से मिल जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज दैट x by 4 plus y by 4 equal to 1. इट्स अ स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट 4 है, y इंटरसेप्ट 4 है, आसानी से ड्रॉ हो जाएगी। y इक्वल टू 3x, दूसरी स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू x by 3, दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू ओरिजिन। आई बात समझ में? ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट 4 है, मतलब ये 4,0 और 0,4 से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन जो है y इक्वल टू कितना है 4 माइनस एक्स। दूसरी स्ट्रेट लाइन एक है y इक्वल टू 3x, एक है y इक्वल टू x बाई 3। स्टूडेंट अब किसका एरिया निकालना है? यहां एक तो मैं सारी स्ट्रेट लाइन लिख देता हूं, दिस वन इज y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। हमें स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड एरिया ये निकालना है, ये पूरा एरिया चाहिए। आई बात समझ में? यहां पे देखिए दो पार्ट में इस एरिया को डिवाइड करिए, एक पार्ट में इन दो फंक्शन की हेल्प से एरिया निकल जाएगी, दूसरे पार्ट में इन दोनों की हेल्प से एरिया निकल जाएगी। तो यहां पे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ऊपर वाला फंक्शन कितना है स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले में, अब इसको ये भी तो देखना पड़ेगा कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट मार रहे हैं। एक में y की वैल्यू 4 माइनस एक्स है, एक में y की वैल्यू 3x है, दोनों को इक्वेट करके चेक कर लो कहां इंटरसेक्शन हो रहा है। 3x इक्वल टू 4 माइनस एक्स, x इक्वल टू 1, मतलब ये वैल्यू कितना है x इक्वल टू 1। यहां भी देख लीजिए कहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक में वैल्यू है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, कितना है 4 माइनस एक्स, दूसरे में है y इक्वल टू x बाई 3, x बाई 3, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, हाँ तो ये हो गया आपका 3, x इक्वल टू, नाउ माई रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन जिससे हमें एरिया निकलेगा वो स्टूडेंट्स हो जाएगा 0 से 1 तक इंटीग्रेट करिए, 0 to 1, किसको 3x माइनस x बाई 3, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, प्लस 1 to 3, किसका इंटीग्रेशन करोगे, ऊपर कौन है 4 माइनस x बाई 3। यही बात समझ में? dx, इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 0 to 1, ये कितना हो जाएगा 3 3 9 माइनस एक्स 8x बाई 3 dx प्लस 1 2 3 4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 4 माइनस 2x बाई 3 12 10x बाई 3, 4 माइनस है ना, माइनस एक्स बाई 3, तो कितना हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा सॉरी 4 माइनस 4x बाई 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा।
ये बात समझ में? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये, कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको इसका देखो दूसरा तरीका बताता हूं, आप दूसरा मेथड, इसका इंटरसेक्शन मालूम है 0,0, इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक्स की वैल्यू है 1 तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। यहां पे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू है 3 तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 1। अगर यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स मालूम है, तो यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, इसे मान लो वेक्टर ए, और यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, इसे मान लो बी वेक्टर। ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई हाफ, इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया। बट भाई साहब ने इंटीग्रेशन मेथड से कहा है तो इंटीग्रेशन से निकाल दो। बट कौन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखता है कि मैंने किससे किया है, ट्राइंगल का एरिया निकालना, एरिया तो सेम आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि इंटीग्रेशन वाले से कुछ अलग आएगा। ठीक है, पावर सीरीज फॉर ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स दिया गया है ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसे आप लिख सकते हो ln 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे ही लिखते हैं ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के स्टूडेंट्स अगर मैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन निकाल लूं, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो ln 1 माइनस एक्स का भी निकल जाएगा। कैसे? x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस मार देंगे। तो मैं इसको मान लेता हूं, लेट f ऑफ x इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स, ये है ln ही है, यहां पे लॉग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको मालूम है टेलर सीरीज एक्सपेंशन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। मैं 0 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि x माइनस 0 की पावर में ही एक्सपेंशन किया गया है, तो ऑब्वियसली अगर मेंशन भी नहीं रहेगा तो भी मैं 0 के अबाउट ही एक्सपेंड करूंगा। प्लस f डैश 0 x प्लस f डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश 0 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये होता है। तो फंक्शन मैंने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू रख दिया 0, f डैश 0, f डैश 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, f डबल डैश x निकाल लो, एक बार डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन एक्स आया, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, वैल्यू आ जाएगी 2। दो तीन कंफर्मेशन मिल गए, यहां से पैटर्न मिल गए, एक तो एक के बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ट्रिपल डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 आएगा, फोर्थ डिफरेंशिएट करूंगा तो इनटू में 3 आएगा, इस तरीके से आता जाएगा। मतलब यहां पे आ गया ln 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है, f ऑफ 0 तो 0 हो गया, x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है 2 हो गया, प्लस इंटू में 2 तो 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 बच जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4, ये पैटर्न से आपको पता चल गया, ये मिलेगा। ऐसे ही ln 1 माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट पहले में से दूसरा माइनस करना है, क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू
जरा देखो, जब आप माइनस करोगे तो x और x पॉजिटिव हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 गुना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 4, ये कैंसिल होगा, ये 5 आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। विच ऑप्शन इज राइट? 2 times of x plus x cube by 3 plus x cube by 5. Option C is right. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो गया। ये एक्चुअली मैक्लॉरिन एक्सपेंशन बोला जाता है। टेलर सीरीज का स्पेशल केस होता है जब x इक्वल टू 0 के अबाउट एक्सपेंड किया जाता है। The mean value of y equal to 3x square 4x plus 1 between x equal to -1 and x equal to 2। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहां पे कंसेप्ट बता दूं। एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ function f of x on closed interval a to b is given by integration a to b f of x dx whole divided by b minus a। एवरेज वैल्यू निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है। सो दिस इक्वल टू स्टूडेंट -1 to 2 एफ ऑफ एक्स कितना हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx होल डिवाइडेड बाई कितना होगा b माइनस a, दैट इज 2 माइनस -1 इक्वल टू 1/3 बाहर आ गया। यहां से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, बाई 3 कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर बाई 2 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x होगा ये हो जाएगा x लिमिट -1 से 2, ठीक है। तो ये लिमिट रख दीजिए, 1/3 बाहर रखते हैं, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस 2 8 8 16 प्लस 2 20 माइनस माइनस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 रखें तो -1 आ गया, +2 आ गया, -1 आ गया, -2 -0 हो गया, 0 इक्वल टू 20/3। कितना आंसर आ गया, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 20/3, 6.67। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अगेन फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर है, ठीक है, 4x है, प्लस 1 है, करेक्ट है, -1 से 2 तक लेना है, करेक्ट है, 2 माइनस -1 3 हो गया, ठीक है, बाहर ले लिया ये। अब इंटीग्रेशन जरा देख लेते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब हो गया, करेक्ट है, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 से कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर डन है, प्लस एक्स। इंटीग्रेशन तो ठीक है, अब वैल्यू जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप 2 रखोगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्लस यहां भी आ गया 8 प्लस 2 8 8 16 2 18, कितना हो गया ये 18, हाँ ये गलती हुई है, 18 माइनस 0 6। आंसर इज ऑप्शन सी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी। What is the length of the curve x equal to cos cube theta, y equal to 2 sin cube theta between the points corresponding to theta equal to 0 to theta equal to pi/2? Students, we know that arc length इंटीग्रेशन ds, ठीक है। और कार्टेशियन में बात करें, ds की वैल्यू जो होती है √dx का होल स्क्वायर प्लस
dy का होल स्क्वायर, ये है। यहां तो पोलर में दिया गया है, तो dx और dy की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या दिया, x इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, dx कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ dx का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 कॉस पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर। सिमिलरली y इक्वल टू कितना है, 2 साइन क्यूब थीटा है, 2 साइन क्यूब थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन dx निकालिए, dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, dx नहीं सॉरी dy, dy इक्वल टू 6 साइन क्यूब थीटा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि यहाँ वैल्यू कुछ और दी थी, एक बार मैं चेक कर लूं इसका डेटा x इक्वल टू का। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मुझे डाउट हो रहा है कि डेटा जो है x में, जहां तक मुझे याद है, x इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा है और y इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा है। हाँ, मुझे डाउट ही हो रहा था। ये है स्टूडेंट्स 2, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, और अगर ये इक्वल नहीं होगा तो रूट में से बाहर लाने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें 2 इंटू और कर दो, और क्या, इंटू में 2 कर दो, इंटू 2, इंटू में 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18। एक मिनट, गड़बड़ हो गया। x इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा। सो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, यहां आ गया माइनस, ठीक है। तो dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 कॉस पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। ऐसे ही dy का स्क्वायर ऑब्जर्व कर लो, यहां भी 2 है, इसीलिए मुझे पता चल गया। तो यहां कितना आएगा, 36 आएगा। यहां साइन थीटा है, तो यहां कॉस की पावर आई थी, तो यहां पे क्या आएगा, साइन पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये मिल गया। नाउ स्टूडेंट्स, आर्क लेंथ L इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट ओवर, यहां पे इनकी वैल्यू पहले हम लोग सम करके निकाल लेते हैं ना, इसको फिर ले चल के रखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर, 36 कॉमन है दोनों में, ठीक है। और क्या कॉमन है, कॉस पावर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, इसमें भी साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब बचा क्या, यहां पे बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे बच गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 1। सो दिस इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का होल स्क्वायर। अब आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है, उसमें रख देते हैं कैपिटल L इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 रूट ओवर, इसमें रख दीजिए 36 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बाहर निकल जाएगा, ये हो गया। सो स्टूडेंट्स, नाउ L इक्वल टू
0 to पाई बाई 2। इसमें देखिए 6 बाहर आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा बाहर आ गया, 6 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। क्या करेंगे, यहां पे हम इसको 3 बाहर ले लिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डी थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा होल बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 तो बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, कॉस 2 थीटा और थीटा पाई बाई 2 रख दो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा -1 -1 -1 -2, तो 6/2 2 से कैंसिल हो गया, 3 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, 3 यूनिट। आंसर बी इज राइट। तो कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन था। ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल मेथड का पूछ लिया गया था, जो कि हम लोग जनरली क्लास में नहीं कराते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, और इसलिए नहीं कराया जाता कि मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर के यहां पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक से हमको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बतानी है। हमारा जो मैट्रिक्स है 3/3 का मैट्रिक्स है और एक आइगन वैल्यू दी गई है। यहां हम लोग पावर मेथड का यूज करते हैं, किसका, पावर मेथड का, और 99% बच्चा इसको नहीं कर पाया होगा। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे इतने ज्यादा कैलकुलेशन होते हैं इस पावर मेथड में, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूं, जिन बच्चों को क्यूरियोसिटी होगी जानने की वो लोग सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करिए ये मेरा 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है और ये इनिशियल वैल्यू दी गई है आइगन वेक्टर। इनिशियल वैल्यू एक आइगन वेक्टर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट AX नॉट कैलकुलेट करते हैं, 2 3 4 4 3 5 3 2 9 मैट्रिक्स रख दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं आइगन वैल्यू को जो इनिशियल वैल्यू को तौर पे दिया गया है। इनको मल्टीप्लाई करने पे 7 12 14 आया। अगर आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट है उसे कॉमन कर लो। अगर सबसे लीस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, कभी ऐसा हो कि सबसे लीस्ट आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कॉमन ले लो। जब हमने 14 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, 7/14 12/14 14/14, मतलब 0.5 0.85711। फर्स्ट इटरेशन में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आई, 14। ये न्यूमेरिकल मेथड का यूज किया जा रहा है, तो ये 14 आइगन वैल्यू नहीं हो गई। इटरेट करके बार बार एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे, कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको ये कन्वर्ज करना शुरू कर जाएगा। सेकेंड स्टेप में अब हम लोग आइगन वेक्टर कौन सा लेंगे, 0.5 0.85711। ये भी जरूरी थोड़ी है इसका आइगन वेक्टर है, ये तो इनिशियल वैल्यू के तौर पे लिया गया है। तो AX1 इक्वल टू 2 3 2, फिर से मैट्रिक्स लिया और जो फर्स्ट स्टेप में आया आइगन वेक्टर उसको यहां रख दिया, फिर से सेम तरीके से मल्टीप्लाई किया। अब देखो सबसे लार्जेस्ट कौन सा आया, 12.21, तो 12.21 कॉमन ले लिया। अब आप सोच सकते हो कि बिना कैलकुलेटर के ये सारे कैलकुलेशन पॉसिबल हैं क्या। जिसने भी पूछा है उसको नहीं पूछना चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे सोल्यूशन देना है, मेरे पास तो कैलकुलेटर अलाउड है तो मैं कर दूंगा। आप मेरे से पूछोगे बिना कैलकुलेटर, तो भाई बिना कैलकुलेटर से करने में निकल तो जाएगा, डिवीजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, तो टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा। फिर यहां आया 12.1, सेम स्टेप फिर से रिपीट किया, AX2। अब ये जो आइगन वेक्टर आया इसको यहां पोस्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लीकेशन के बाद यहां स्टूडेंट जो सबसे वैल्यू ग्रेटेस्ट आई 11.93 आई। फिर हमने अगले स्टेप में किया तो 11.86 आया और जाके अब 11 को कन्वर्ज करना शुरू कर रहा है। इसका मतलब 11.84 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट। भाई बात समझ में। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दो स्टेप में जो आया 12 उसी को आंसर कर देते हैं, बट स्टूडेंट यहां पे रूल ये है
कि आप तब तक करिए जब तक कि वैल्यू कन्वर्ज ना कर जाए। आप कहोगे आपने कैसे अप्रोक्सीमेट किया, तो मैं यहां आइगन वेक्टर देख रहा हूं, देखो अप्रोक्सीमेटली 4.3 4.3 0.76 0.76 ये वैल्यू इक्वल आने लगी। अब ये वैल्यू फिक्स होती जाएगी, मतलब 0.434343 हर में आएगा। अगर दो तीन में ऐसा आ गया, ये वैल्यू मैच करने लगी, तो आइगन वेक्टर भी मैच करने लगेगा। अब अगला भी यही आएगा, इसी के नियर बाई आएगा, चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। एक और स्टूडेंट्स पूछा गया था ट्राई डायगोनल फॉर्म। इस ईयर में दो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो जनरली क्लास में पढ़ाए नहीं जाते हैं। ठीक है, जनरली क्लास में पढ़ाए नहीं जाते हैं। ट्राई डायगोनल फॉर्म कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। स्टूडेंट, रिड्यूस अ मैट्रिक्स दिस टू द ट्राई डायगोनल फॉर्म। आई बात समझ में? ट्राई डायगोनल फॉर्म पहले समझिए, क्या ट्राई डायगोनल फॉर्म होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये लें, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा और इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा सेम होना चाहिए, इसके बाद में जो एलिमेंट होना चाहिए, इसके नीचे जो एलिमेंट होना चाहिए सेम होना चाहिए। आई बात समझ में? इसके इधर जो एलिमेंट हो, इसके इधर जो एलिमेंट हो, सेम होना चाहिए। ये है ट्राई डायगोनल फॉर्म, बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे तो लगभग सभी में ऐसा ही दिया गया है। लेकिन इस मैट्रिक्स का ट्राई डायगोनल फॉर्म क्या होगा? ट्राई डायगोनल फॉर्म समझ गए, मतलब प्रिंसिपल के अलोंग डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हैं उनके राइट में और उनके बिलो सेम एलिमेंट होना चाहिए। मतलब इधर इधर, फिर इस तरह से इनके आगे, फिर इनके नीचे, इनके आगे इनके नीचे, ये फॉर्म होना चाहिए। इसके लिए आपको एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 1 0 0 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आपको रटना पड़ेगा। यही बात समझ में स्टूडेंट? और tan थीटा की वैल्यू जो होती है A13 अपॉन A12, ये आप जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें देखोगे। A13 कहां है? 1 का मतलब फर्स्ट रो, 3 का मतलब थर्ड कॉलम, 4 वैल्यू है 4। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वैल्यू कितनी है? 3, 4/3। tan थीटा की वैल्यू 4/3 है। कोई एक आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल में ये थीटा ले लो, tan थीटा 4/3 है, मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है? 3। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 3 4 5। ठीक है, ये निकल गया। यहां से साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा निकाल लिया, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P निकल गया। क्या आ गया? P इक्वल टू 1 0 0 0 माइनस 3/5 माइनस 4/5 माइनस 4/5 3/5। ठीक है, इसका इनवर्स, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज और इनवर्स सेम होता है, P इनवर्स इक्वल टू P ट्रांसपोज ही हो जाएगा। तो आप इसी का क्या कर लीजिए? ट्रांसपोज कर लीजिए, सेम आएगा। आई बात समझ में? तो ये भी सेम मिल गया। अब स्टूडेंट, ट्राई डायगोनल फॉर्म निकालने के लिए P इनवर्स AP प्री मल्टीप्लाई करते हैं P इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं P से, और आपका ये ट्राई डायगोनल फॉर्म मिल गया। पढ़ाया इसलिए नहीं जाता कि ये लेंथी प्रोसेस है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं रहता। सो आंसर कौन सा करेक्ट हुआ स्टूडेंट्स? 1 -5 0 1 -5 0 -5 2/5 -5 2/5 -5 2/5 -5 2/5 ये लास्ट वाला 3/5 3/5 13/5 13/5 किसमें है? 13/5 ऑप्शन ए इज राइट। लेकिन जो हमने फाइनल आंसर लिखा है यहां पे माइनस होगा। करेक्ट, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मैंने इसलिए पहले से ही इस डेटा को रख दिया है कि पढ़ाते वक्त बहुत टाइम ना लगे। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। तो आंसर ए करेक्ट हुआ।
फ्रॉम द टेलर सीरीज फॉर y ऑफ x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ 0.1। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, आपको याद होगा इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में भी डिस्कस किया था मैंने और इस ईयर में भी आया। यहां पे आपको दिया गया है स्टूडेंट, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से आप y ऑफ 0.1 निकालिए। पहले आप देखिए स्टूडेंट, किसी फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट x इक्वल टू 0 करोगे तो y ऑफ x इक्वल टू y ऑफ 0 प्लस y प्राइम 0 x प्लस y डबल प्राइम 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस y ट्रिपल प्राइम 0 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। बहुत ज्यादा तक तो नहीं जा सकते, इतने तक का निकालते हैं और देख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली किससे मैच करेगा। जैसे जैसे टर्म्स ज्यादा लोगे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहां पे स्टूडेंट y ऑफ 0 दिया गया है, y ऑफ 0 1 है, ठीक है, और दिया गया है y डैश x इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट y प्राइम 0 इक्वल टू x की वैल्यू 0, y ऑफ 0 कितना है 1 1 इक्वल टू -1 आ गया, ये भी निकल गया, ठीक है। y डबल डैश x इक्वल टू, इससे देखिए 1 हो गया -2y y प्राइम हो गया, ठीक है। यहां से y डबल प्राइम 0 कैलकुलेट करते हैं, कितने के बराबर हो जाएगा y डबल प्राइम 0 1 माइनस 1 इंटू y ऑफ 0 1 y प्राइम 0 -1, ठीक है। y ऑफ 0 1 है, y प्राइम 0 कितना है -1 है, यहां कैलकुलेट किया गया, सब कैलकुलेट किया तो कितना हो गया 2 हो गया, ये वैल्यू 2 आ गई। y ट्रिपल प्राइम 0, पहले x निकाल लो फिर 0 निकालना, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका तो 0 हो गया, -2 बाहर ले लिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन y प्राइम 1 का स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डबल प्राइम, ये हो गया भाई। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन y प्राइम ऑलरेडी है, y प्राइम इंटू y प्राइम का होल स्क्वायर, फिर y इंटू वाई डबल प्राइम इक्वल टू, अब हम क्या निकालेंगे y ट्रिपल प्राइम 0 इक्वल टू -2 इंटू, यहां पे कितना आ जाएगा y प्राइम का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, y ऑफ 0 कितना आया है 1 इंटू y डबल प्राइम 0 कितना है 2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी स्टूडेंट 3 -6। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास y ऑफ x जो आ गया ये हो गया 1, y डैश 0 -1 माइनस x, ये कितना हो गया y डबल प्राइम 0 2 बाई 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया प्लस x स्क्वायर। तीसरा देखो y ट्रिपल प्राइम 0 -6 आया है और नीचे भी क्या आया है -6 आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा -x क्यूब। अब स्टूडेंट्स y ऑफ 0.1 निकाल लो इक्वल टू 1 माइनस 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल क्यूब, की अप्रोक्स वैल्यू आप निकालिए, दैट इज इक्वल टू 0.91 के आसपास आती है, विच इज ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2021 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया, थोड़ा सा डेटा इधर उधर किया गया, मुझे जहां तक याद है उसमें भी आंसर 0.91 के समथिंग आ रहा था। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x बाई 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस y बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है x बाई 2 प्लस रूट ओवर, प्लस नहीं इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस y बाई 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस, नॉट प्लस भाई, इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। स्टूडेंट्स यहां से मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अगर यहां पे प्लस होता
तो मैं कहता कि दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेकिन ये स्टूडेंट्स किसका है? हाइपरबोला है। ये कौन सा हाइपरबोला स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, किसका इक्वेशन है? हाइपरबोला। ठीक है, अभी ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ए, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन रहा, हाइपरबोला। What is particular solution of the differential equation 5 dy by dx plus 2x equal to 3 if the boundary conditions are y equal to 7y5 and x equal to 2? Very simple question, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं पूछ रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालिए, इसके बाद बाउंड्री कंडीशंस रख के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी कैलकुलेट कर दीजिए। तो 5 dy by dx इक्वल टू 3 माइनस 2x हो गया। सो dy by dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां पे ऐसे कर लेते हैं, dy 5 dy इक्वल टू 3 माइनस 2x dx, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 5y dy इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही होगा। 3 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? 3x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 टू कैंसिल, प्लस सी। बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं, ये y गायब हो गया, 5y। बाउंड्री कंडीशन कहती है जब y आप 7/5 लोगे तो x की वैल्यू 2 होगी, y 7/5 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस c। ये स्टूडेंट 5 कैंसिल हो गया, 7 इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 4 11 5, c की वैल्यू कितना आ गई? 5। ठीक है, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन 5y इक्वल टू कितना हो गया? 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अभी y इक्वल टू 3/5, 3/5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस 1, दिस वुड बी द राइट आंसर। y इक्वल टू 5x बाई 5 नहीं, 3x बाई 5 नहीं, 3x बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस 1, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आसान क्वेश्चन में से एक था ये। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कंपैरेटिवली अगर मैं 2021 से 2022 को कंपेयर करूं तो कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग मैथ एंड एप्टीट्यूड में कम क्वेश्चन पूछे गए, तकरीबन 25 क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रोक्सीमेटली। लमसम बता रहा हूं, मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए? 24 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन शायद लाप्लास या किसी का मैंने छोड़ दिया है, मिस हो गया है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन याद होगा आपको, 2021 में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन मैथ से, 15 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से। बट 25 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, 25% पेपर ही क्लियर हो जाता है मैथ एंड एप्टीट्यूड से मिनिमम। सो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। स्टूडेंट ये मैंने जो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए। इसका कोई भी मॉनिटरी कहीं से भी मुझे कुछ भी नहीं है, ये आपकी हेल्प के लिए, कंप्लीटली आपकी हेल्प के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।